जो पार्टी हार जाती है वो हल्ला करने लगती है कि मशीन हैक हो गई है। इलेक्शन कमीशन में चलो, वहां पे जाके इसको हैक करो, सबके सामने हैक करो और पूरे देश के हीरो बन जाओ। और आज तक एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने जीतने के बाद ईवीएम को एक शब्द भी बुरा बोला हो कि यहां से आप एक बार बटन दबाओगे तो उधर से 2 बार पार्टी को वोट चला जाएगा। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज किया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हैक हो सकती है वो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट बुला के लाएं और इस मशीन को हैक करके दिखाएं। जब 1 लाख वोट हो जाएंगे उसके बाद एक ही पार्टी को सारे वोट चले जाएंगे। अच्छा, कुछ इररिस्पॉन्सिबल लोग जो एलिजिबल होने के बाद भी उन्होंने पोलिंग स्टेशन का मुंह तक नहीं देखा होता। देखिए, 911 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इंडिया के अंदर। इनसे जब बैलेट पेपर के थ्रू वोट डलवाए जाते हैं तो करोड़ों बैलेट पेपर्स की जरूरत पड़ती है, लाखों पेड़ कटते हैं और हजारों लोग इन वोटों को काउंट करने के लिए लगते हैं। और इंडिया जहां पे हर थोड़े दिन में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं तो ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए ईवीएम मशीन को लाया गया, लेकिन इसको यूज करने के टाइम पे भी आवाज उठने लगी कि अभी भी इसमें शॉर्टकमिंग्स है, कंप्लीट नहीं है। तो 2014 के नेशनल इलेक्शन में ईवीएम के साथ वीवीपैट को भी ऐड कर दिया गया। अभी वीवीपैट क्या होता है? देखिए, जब आप वीवीपैट नहीं यूज करते थे तो उससे पहले आप बटन दबाते थे, लाइट जलती थी और आप ये विश्वास करके चले जाते थे कि आपने जिसको वोट दिया उसको वोट पड़ गया होगा। लेकिन वीवीपैट को ऐड करने से यह हुआ कि सेम मशीन के बगल में वीवीपैट भी रखा जाता है। जब आप बटन दबाते हैं तो वीवीपैट में आपको एक पर्ची दिखती है जिसमें जिसको आपने वोट दिया है उसका नाम मेंशन होता है। आप उस पर्ची को लेके नहीं जा सकते, बस वो आपको दिखाने के लिए होती है कि देखिए जो बटन आपने दबाया है उसी को वोट मिला है, और फिर वो पर्ची उसी बॉक्स के अंदर चली जाती है। वीवीपैट से आपको ट्रांसपेरेंसी तो मिलती है, साथ ही में डबल वेरिफिकेशन भी हो जाता है कि आप दोनों मशीन से वोट काउंट कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि सेम वोट डले हैं। तो वीवीपैट के ऐड होने से टोटल 3 मशीन हो गई। एक बैलेट यूनिट, ये वो यूनिट है जिसमें आप बटन दबा के अपने फेवरेट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हो। दूसरी हो गई वीवीपैट जिसमें आप वेरीफाई करते हो अपने वोट को। और तीसरी यूनिट हो गई कंट्रोल यूनिट। ये यूनिट वहां के ऑफिसर्स के पास होती है। इसके अंदर पूरी मशीन्स की प्रोग्रामिंग और डेटा रहता है। जब कोई वोट देने आता है तो ऑफिसर उधर से इस कंट्रोल यूनिट का बटन दबाता है, तब आपकी मशीन में ग्रीन लाइट जलती है और आप वोट डाल पाते हो। इसका यह भी फायदा है कि वोटर मौका देख के कई बार बटन दबा के अपनी फेवरेट पार्टी को 10-12 बार वोट ना कर दे। ये तीनों मशीन्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ कनेक्ट नहीं कर सकते। इसको स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई इंटरनेट, ना कोई वाईफाई और ना ही कोई फ्रीक्वेंसी रिसीवर होता है, ताकि कोई दूर से इसमें छेड़छाड़ ना कर सके। इस मशीन को पूरी तरीके से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया। ये पूरी तरीके से इंडियन डेवलप्ड प्रोडक्ट है। इसमें सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम और टेम्पर डिडक्शन प्रोग्राम है, मतलब कि किसी भी स्टेज पे कोई छेड़ता है या जबरदस्ती करता है तो पकड़ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इस पूरे इलेक्शन में प्रोसेस क्या फॉलो होता है। देखिए, ईवीएम मशीन का कंट्रोल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास रहता है। जैसे ही इलेक्शन की डेट आती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया में करता है। जहां जहां चुनाव होने हैं उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के स्ट्रांग रूम में ये मशीन भेजी जाती है। ये स्ट्रांग रूम बहुत ही सिक्योर रूम होता है विद लाइव कैमरा और प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ईवीएम रैंडमाइजेशन के थ्रू होता है। इसका मतलब कि ये जो मशीन है इसको सीरियल नंबर अलॉट कर दिया जाता है और कौन सी मशीन किस बूथ में जाएगी ये किसी को नहीं पता होता। कंप्यूटर रैंडमली सीरियल नंबर सेलेक्ट करता है और डिसाइड करता है कि कौन सी मशीन किस जगह पे जाएगी। जब इस मशीन को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, हर पार्टी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर सबकी मौजूदगी में इस मशीन को रखते हैं। एक बार इस स्ट्रांग रूम में मशीन रख दी जाती है और लॉक कर दी जाती है, उसके बाद कोई भी इसको खोल नहीं सकता। पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव समेत सबका रहना जरूरी होता है इस पूरे प्रोसेस में। स्ट्रांग रूम में कॉन्टिन्यूसली लाइव रिकॉर्डिंग होती है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके चेक कर सकती है उस रिकॉर्डिंग को। अब इसके बाद वेट होता है इलेक्शन डेट का। जैसे इलेक्शन डेट पास आती है, इसको डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रांग रूम से निकाल के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाता है जहां वोटिंग होनी होती है। और जब ये मशीन वहां पहुंचती है तो सेम प्रोसेस जो इससे पहले वाले स्ट्रांग रूम में फॉलो हुआ था वही सेम प्रोसेस फॉलो होता है। जैसे दिल्ली में 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पहले दिल्ली के स्ट्रांग रूम में आएगा, उसके बाद इन 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्ट्रांग रूम में आएगा। अब यहां से इसको पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाना होता है। पोलिंग स्टेशन यानी कि जहां पे आप जाके वोट देते हो, सेम लेवल की सिक्योरिटी के साथ इसको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इन मशीनों में एक यूनिक आईडी होती है और वो यूनिक आईडी पे पर्टिकुलर पोलिंग असाइन होती है। जब ये मशीन वहां पहुंचती है तब सारे एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर इसको मैच करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और एग्जीक्यूटिव को ये नोट करवाया जाता है। अगर एक भी मिसमैच निकलता है तो प्रोसेस वहीं रोक दिया जाता है। अच्छा, कुछ इररिस्पॉन्सिबल लोग जो एलिजिबल होने के बाद भी उन्होंने पोलिंग स्टेशन का मुंह तक नहीं देखा होता, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप वोटिंग देने जाते हैं तो ये बाहर ही बैठे होते हैं, कुछ टेंट या बेंच लगा के। इनको आप अपनी वोटिंग की पर्ची देते हो और ये आपका नाम लिस्ट में देखते हैं और टिक लगा के आपको बता देते हैं कि आपको किस नंबर के बूथ पे जाना है।
अगर कोई आपके बिहाफ पे वोट दे के आएगा तो वहां आपके नाम के आगे पहले से ही टिक लगा होगा, तो इन सब केसेस में भी आप इनकी हेल्प ले सकते हो। और इसके साथ साथ ये अपनी अपनी पार्टी की वोटिंग में कोई नुकसान ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो देखिए, जब मशीन का सेटअप हो जाता है तो वोटिंग स्टार्ट होने से पहले इसका टेस्ट होता है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको बुला के हर कैंडिडेट के नाम के सामने वोट डलवाए जाते हैं और वीवीपैट से वैलिडेट किया जाता है। अगर एक भी एंट्री गलत होती है तो प्रोसेस को वहीं रोक दिया जाता है। जब सारी पार्टीज के लोग और इलेक्शन एग्जीक्यूटिव सहमति बना के अप्रूव करते हैं तब सबके साइन होते हैं और उसके बाद वोटिंग स्टार्ट होती है। अब जो लोग इसका अपोज करते हैं उनका यह कहना है कि आप लोग टेस्ट तो 1 से 2 हजार का करते हो, लेकिन मशीन में ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है कि 1 लाख तक तो कुछ नहीं होगा। जब 1 लाख वोट हो जाएंगे उसके बाद एक ही पार्टी को सारे वोट चले जाएंगे। देखिए, ऐसा करने के लिए पहली चीज तो यह कि जो पार्टी ऐसा कर रही है वो इस प्रोसेस के बीच में ही लाइव कैमरा, सिक्योरिटी, स्ट्रांग रूम, टेम्पर सिक्योरिटी सिस्टम सबको क्रैक करके मशीन चुरा ले और प्रोग्रामिंग चेंज करके वापस रख दे। लेकिन उसमें भी कितनी मशीन चुराओगे आप? उसके बाद भी कैसे पता चलेगा कि जिस मशीन को आपने क्रैक किया है वो आपकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी? देखिए, ऐसा तभी हो सकता है जब जिसने मशीन बनाई है उसने बनाते टाइम ही सारी प्रोग्रामिंग सेट कर दी हो। लेकिन उस केस में भी रैंडम मशीन पिक करके लाख से ऊपर वोट करके चेक कर लिया गया रैंडम मशीनों पे। दूसरी चीज, जिसने मशीन बनाई है उसको पता होना चाहिए कि जिस पार्टी के नाम पे उसको सारे वोट ट्रांसफर करने हैं उस पार्टी का अलॉटेड मशीन सीरियल नंबर क्या है। वो पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो सबसे बाद में जनरेट होता है। इसमें एक चीज और बोली जाती है कि यहां से आप एक बार बटन दबाओगे तो उधर से 2 बार पार्टी को वोट चला जाएगा। देखिए, अगर बैलेट यूनिट है उसमें से आप अगर एक बार बटन दबाओगे और वीवीपैट में 2 बार वोट आएगा तो दोनों की काउंटिंग मिसमैच होगी और वोटिंग वहीं रद्द हो जाएगी। एक चीज में यह भी कही जाती है कि जब सारी वोटिंग हो जाती है उसके बाद वोट बढ़ाए जाते हैं। तो जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है तब पोलिंग बूथ का जो इंचार्ज होता है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के बीच में इकट्ठा होकर मशीन को सील करता है और सारे रिप्रेजेंटेटिव उसको चेक करते हैं कि सही से सील हुई है कि नहीं। दूसरी चीज, सारे पॉलिटिकल मेंबर नोट करते हैं कि किस मशीन पे कितने वोट हुए हैं। मान लीजिए कि एक मशीन पे 1150 वोट डले हैं तो वहां पे नोट होगा कि इस आईडी की मशीन में टोटल इतने वोट डाले गए हैं। ये वेरीफाई करने के बाद सारे मेंबर साइन करते हैं और जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके पास ये लिस्ट भेज दी जाती है। जो उस बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जब वो उस मशीन के स्टार्ट बटन को दबाता है तो वोटिंग शुरू होती है और वो ऑफिसर उस टाइम को नोट कर लेता है। सेम जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद क्लोज बटन दबाया जाता है और उस टाइम को नोट किया जाता है ताकि इस टाइम के बाद कोई अगर इससे छेड़खानी की कोशिश करे तो वो टाइम से पता चल जाए। और जो सब लोग वहां पे मौजूद होते हैं जब वो सब ओके बोल देते हैं तो मशीन सील होती है उन सबके बीच में। उसके बाद एक यूनिक पर्ची होती है जो एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को दी जाती है, दूसरी ऑफिसर रखता है अपने पास। अब ये मशीन तभी खुलेगी जब दोनों पार्टियों के कोड होंगे एक साथ। जैसे पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, इसमें उसकी गुंजाइश ही नहीं है, कोई इसको लूट ही नहीं सकता क्योंकि उसके लिए वो यूजलेस है। उसके बाद पूरी सिक्योरिटी के साथ इसको स्ट्रांग रूम में फिर से वापस लाया जाता है, सेम उसी प्रोसेस से जैसे इसको लाया गया था, और सबकी मौजूदगी में इसको लॉक कर दिया जाता है। 24/7 इसका लाइव कैमरा चलते हैं और उसकी फुटेज एलईडी टीवी में चलती है जहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इसको मॉनिटर करते हैं। अब जिस दिन काउंटिंग होनी होती है उस दिन सारी पॉलिटिकल पार्टी और एग्जीक्यूटिव्स के सामने स्ट्रांग रूम का लॉक खोला जाता है और हर एक मशीन की सील चेक होती है। अगर एक भी मशीन की सील खराब होती है तो प्रोसेस वहीं पर रोक दिया जाता है। जब सारे मौजूदा लोग मशीन खोलने के लिए सहमति जता देते हैं तब मशीन खोली जाती है और मशीन खोलने के बाद उसको मशीन आईडी के टोटल नंबर ऑफ वोट मैच किए जाते हैं जो लिस्ट दी गई होती है उससे, और पार्टियों के बोलने के बाद काउंटिंग स्टार्ट होती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मशीन में रिजल्ट का बटन दबा के रिजल्ट दिखाता है और जो रिजल्ट आता है उसको रैंडम वीवीपैट मशीन से वेरीफाई किया जाता है। मान लीजिए ईवीएम में दिखा रहा है कि बीजेपी को 100 वोट मिले और कांग्रेस को 90 वोट मिले, तो वीवीपैट मशीन में भी उतने ही नंबर दिखाना चाहिए और ये सब रैंडमली चेक होता है। जैसे जैसे कैलकुलेशन होती रहती है मीडिया वाले बताने लगते हैं कि ये इतने वोटों से आगे चल रहे हैं या फिर पीछे चल रहे हैं और लास्ट में रिजल्ट अनाउंस होता है। अब देखिए, इसमें होता यह है कि जो पार्टी हार जाती है वो हल्ला करने लगती है कि मशीन हैक हो गई है और वही सेम पार्टी जिस जगह से जीती हुई होती है वहां पे चुप रहती है। आज तक एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने ईवीएम को कभी ना कभी क्रिटिसाइज ना किया हो और आज तक एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने जीतने के बाद ईवीएम को एक शब्द भी बुरा बोला हो। देखिए, ईवीएम मशीन को लेकर लाखों लोगों ने बोला है कि ये हैक हो गई है। आए दिन आपने स्टेटमेंट, डिबेट और वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैं उस केस को डिस्कस करूंगा जो सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ इस कंट्री में, जब एक पार्टी के मेंबर ने दिल्ली असेंबली में एक मशीन लगाई और पूरे देश के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ईवीएम मशीन इस तरीके से हैक हो सकती है। देखिए, वो जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया था वो ओरिजिनल ईवीएम पे नहीं दिखाया गया था, उसकी कॉपी पे दिखाया गया था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एचडीएफसी और आईसीआईसी की जो इंटरनेट बैंकिंग है वो हैक हो सकती है, वो खराब है, और अगले दिन मैं अपनी बनाई हुई वेबसाइट को हैक करके दिखाऊं, तो उससे कुछ साबित नहीं होगा। एचडीएफसी और आईसीआईसी की इंटरनेट बैंकिंग अगर बेकार है, अगर मुझे साबित करना है तो मैं एचडीएफसी की इंटरनेट बैंकिंग को हैक करके दिखाऊंगा,
तब लोगों में विश्वास आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पे हुई थी और पूरे देश ने देखा था, तो इलेक्शन कमीशन ने 3 जून 2017 को हर एक पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज किया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हैक हो सकती है, वो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट बुला के लाएं और इस मशीन को हैक करके दिखाएं। कोई भी पार्टी नहीं गई। अब पार्टियां गई क्यों नहीं, इसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि अगर कोई पार्टी जाती और हैक नहीं कर पाती तो उसकी बहुत बदनामी होती, उसकी छवि खराब होती, उसका कई सालों तक मजाक उड़ता और वोटों का भी नुकसान होता। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि बाहर की कंट्रीज जब इसको यूज नहीं कर रही हैं, इसको रिजेक्ट कर रही हैं, तो हम लोग क्यों कर रहे हैं। देखिए 31 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ईवीएम का यूज किया है। हालांकि वहां का प्रोसेस इंडिया से बिल्कुल अलग है, लेकिन उसमें से भी 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो इसको यूज करती हैं, 11 पार्शियली यूज करती हैं, और जिन कंट्रीज ने इनको बैन किया है उनके कोर्ट के ऑर्डर अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने कहा है कि लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि लोगों को पता हो कि उनका वोट जब उन्होंने दिया है तो आगे कहां बढ़ा है और किस तरीके से बढ़ा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है इस देश में। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली इसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, इनफैक्ट तारीफ की ईवीएम की। Amazon पे इसके चिप और सर्किट अवेलेबल हैं, कोई भी उनको उठा के प्रोटोटाइप बनाता है और वीडियो डाल देता है कि देखो हैक हो गई है। देखिए जितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती हैं वो बहुत जल्दी लोगों में अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन बिना फैक्ट्स के यकीन करना बहुत ही नुकसानदेह होता है। अभी फिर से इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे हैं और फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। हारने वाले आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ईवीएम की वजह से हारे हैं, लेकिन आपको तब तक अपने मन में डाउट नहीं डालना है जब तक कोई लॉजिक या प्रूफ ना दे। जो भी बोल रहा है कि ईवीएम हैक हो सकता है, उसको आपको यही बोलना है कि इलेक्शन कमीशन में चलो, वहां पे जाके इसको हैक करो, सबके सामने हैक करो और पूरे देश के हीरो बन जाओ।